गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निर्माण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, निर्माण प्लस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर के डीसी डीएसपी और सब इंस्पेक्टर सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है प्रमुख चक्रवात। हम चक्रवातों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। और टेंशन फ्री होके पूरी कक्षा को आप देखिए। विगत 2 वर्ष, यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि वर्ष 2023 से 2025 तक के भारतीय तट को प्रभावित करने वाले चक्रवात, मतलब कि अपने चाहे वो अरब सागर में हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आए हों, जितने आए हैं विगत 2 वर्षों में, हम सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जनरली कौन कौन से चक्रवात आए, इनको जानने से पहले हम देख तो लें, हम समझ तो लें कि चक्रवात होता क्या है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि एक लो प्रेशर एरिया होता है। उस लो प्रेशर एरिया यानी कि जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, उसके चारों ओर वायु का एक तीव्र प्रवाह चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये जनरली आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये चक्रवात आप देख भी रहे हो। ठीक, लो प्रेशर वाले एरिया में रहेगा और एक तीव्र प्रवाह रहेगा इसका। साथ में आप याद रखोगे कि अगर ये उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आ रहा है तो इसकी मूवमेंट कैसी होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। तो आप याद रखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसके उल्टा दिशा में, है ना। तो एंटी क्लॉक वाइज ये मूव करते हैं। ठीक, अगर वही हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यानी कि ये पृथ्वी है, ये आपकी इक्वेटर है, तो इसके ऊपर का क्षेत्र क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, नीचे का क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सिंपली कि उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट रहेगी और इसमें दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये जानते हैं भारी वर्षा के साथ, बाढ़ के साथ, मतलब काफी घातक ये मौसमी परिघटना होती है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके लिए बचाव कैसे हो, इसकी चेतावनी हमें कैसे मिल सके, तो विश्व स्तर पे, वैश्विक स्तर पे एक संस्था है, आप याद रखोगे, WMO। WMO बोले तो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, ये चेतावनी देता है विश्व स्तर पर, तो आप याद रखेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, इसकी WMO। तो इसके अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना आप याद रखोगे कि 23 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक, कब हुई थी, 23 मार्च 1950 को। ठीक, और इसका जो हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर आप याद रखोगे इसका कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक, जेनेवा कहाँ है, तो जेनेवा है आपके स्विट्जरलैंड में है। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे साथ में। ठीक है, ये तो रही विश्व की बात, वैश्विक स्तर पर चेतावनी वगैरह कौन देता है। अब अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे प्यारे भारत में एक डिपार्टमेंट है, कौन सा, IMD। IMD का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, इसके अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना WMO से पहले की है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, यानी कि औपनिवेशिक एरा में ही इसकी स्थापना हुई थी। और अभी 2025 चल रहा है, मतलब 2025 में इसने अपनी 150वीं स्थापना दिवस भी मनाया है। ठीक है, IMD के का क्या था, 150वीं स्थापना दिवस, ये भी आप साथ में याद रखोगे। तो इंडिया में ये मौसम से संबंधित परिघटनाओं के बारे में, चाहे वो पूर्वानुमान लगाना हो, चाहे कोई चेतावनी देना हो, इसकी जानकारी IMD ही देता है आपको।
अभी हाल ही फिलहाल में इसकी स्थापना चूंकि 1875 में हुई थी तो 150वीं स्थापना दिवस ये मनाया। इसके अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, यानी कि नई दिल्ली में है। ठीक है, आई होप कि ये कुछ चीजें थी जिनके बारे में आप जान चुके हो, क्योंकि चक्रवात इतने विभत्स, इतने भीषण होते हैं कई बार कि पूरे शहर के शहर उजड़ जाते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तट पे कैसे कैसे चक्रवात आया। तो आपका पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? अभी चक्रवात मोथा आया था 2025 में, तो उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? आपका पहला प्रश्न है या ऑप्शन है। ठीक है, इस पहले प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीलंका, बी भारत, सी थाईलैंड या ऑप्शन डी मालदीव। ठीक है, तो इसका उत्तर हम जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में हम कुछ जानकारी देखते हैं। ठीक, सिंपल है, थाईलैंड, आपको भी पता होगा कि थाईलैंड ने दिया था इसका नामकरण। तो चक्रवात मोथा, देखो नामकरण अलग अलग देश सजेस्ट करते हैं और WMO उसकी क्या करता है? अनुमति देता है। ठीक, तो देखो चक्रवात मोथा की अगर मैं बात करूं तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हाँ, आपको एक चीज और याद रखना है, अब उष्णकटिबंधीय शब्द आया तो यहीं पे हम देख लेते हैं कि लगभग जो ये भूमध्य वाली एरिया है ना, भूमध्य रेखा वाली, ये आपका सपोज इंडिया है, प्यारा भारत है, तो जो आप सिंपली याद रखोगे कि हमारे इंडिया के आसपास, हमारे भारत के आसपास, चाहे इधर आपका अरेबियन सी हो, ठीक, या कि फिर बे ऑफ बंगाल हो, बंगाल की खाड़ी, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हिंद महासागर में चाहे जो भी मतलब पूरे हिंद महासागर में, चाहे वो अरेबियन सी यानी अरब सागर में चक्रवात आ रहा है, चाहे बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, तो वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही होगा। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं जनरली, एक उष्णकटिबंधीय होता है, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में आपको याद रखना है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कितने से कितने डिग्री, तो जो हमारा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, इंडियन ज्योग्राफी में, तो आप देखोगे 30 डिग्री से दोनों गोलार्धों में, है ना, 30 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्लियर? अब देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, तो आप जनरली और सिंपली याद रख लोगे, आपको इसमें कोई तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे भारत में चाहे वो अरब सागर में कोई मतलब चक्रवात आए, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आए, यानी कि हिंद महासागर में आने वाले मैक्सिमम चक्रवात क्या होंगे? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही होंगे। आज के बाद आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल अपने मस्तिष्क में आप परमानेंट सुरक्षित या सेव करके रख लो। ठीक है, कि अरब सागर में या बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही आएगा। ठीक है, देखो हिंद महासागर में हम इसको जनरली चक्रवात कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है ना, जैसे कैरेबियन सी या जापान में टाइफू के नाम से जाना जाता है। ठीक, टाइफून के नाम से कैरेबियन सी में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात नहीं, बिली विली कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ जानकारी भी आप साथ में याद रखेंगे। हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। चक्रवात मोथा के बारे में हमको देखना था, तो अब आप याद रखना चक्रवात मोथा कैसा चक्रवात है। तो चक्रवात मोथा जो है वो हिंद महासागर में आया। हिंद महासागर का मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर, ये दोनों हिंद महासागर में ही है, हिंद महासागर के ही हिस्सा हैं। तो हिंद महासागर में जो आने वाला चक्रवात है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल में आए, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में आए या फिर अरब सागर में आए, वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? तो फिर आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोथा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो प्रारंभ में एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया के रूप में शुरू हुआ था, और इसके बाद यह क्रमशः गहरे दबाव यानी डीप डिप्रेशन वाले उसमें कन्वर्ट हुआ और फिर चक्रवाती तूफान में बदल गया। देखो
गहरे दबाव या डीप डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इस समय वायु की गति आप याद रखोगे 30 से 61 या 31 से 61 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गई थी, ठीक हो जाती है, वो डीप डिप्रेशन कहलाता है। आपको ये याद नहीं रखना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैं बता दिया। जनरली आप देखो उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ आया, ये आपसे पूछ सकता है, तो बंगाल की खाड़ी में आया। ठीक, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, बंगाल की खाड़ी में हुई, अक्टूबर 2025 में हुई थी। इसके नामकरण किसने किया, तो थाईलैंड के द्वारा मोथा का, मोथा, था से थाईलैंड, लास्ट में था है तो थाईलैंड द्वारा इसका नामकरण किया गया है। और मोथा का अर्थ है सुंदर या सुगंधित फूल, किसमें, तो थाई भाषा में। ठीक, थाई भाषा में मोथा का अर्थ क्या है, सुंदर या सुगंधित फूल। मोथा का नामकरण किसने किया, तो मोथा का नामकरण थाईलैंड ने किया। मोथा कहाँ आया, मोथा बे ऑफ बंगाल में आया। बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात है। कब आया, तो अक्टूबर 2025 में आया। इसका प्रभाव देख लो आप, कितने व्यापक पैमाने पे इसने कितना बृहद नुकसान किया। तो 29 अक्टूबर 2025 की घटना है, जब ये आंध्र प्रदेश के तट के पास जाके टकराता है तो वहां एक व्यापक भूस्खलन होता है। ठीक, भूस्खलन। ठीक, फिर विशाल वर्षा यानी कि काफी हैवी रेनफॉल होती है, जिस लगभग 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं भी चलती हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश में अब आप सोच लो कि 5244 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति हुई है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों की बात करूं तो कृष्णा, बापटला, नेल्लोर, ये जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। जो मोथा चक्रवात है, आपका प्रश्न क्या था कि चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया, थाईलैंड ने किया। ठीक है, थाईलैंड ने किया। और हमने इसमें और क्या देखा इसके साथ, तो इसके साथ साथ आपको रखना है याद क्या, कि मोथा का मतलब क्या होता है। मोथा का मतलब, मोथा आया कहाँ था, तो मोथा आया था बंगाल की खाड़ी में, पहली बात। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में मोथा चक्रवात आया है। ठीक, उष्णकटिबंधीय है क्योंकि हिंद महासागर में आ रहा है, चाहे वो अरब सागर में आया चाहे बंगाल की खाड़ी में आया। मैं बता रहा हूँ ना, आपको पहले ही बता दिया हूँ, तो वहाँ आपको ये दिमाग की बत्ती जला के रखना है, याद रखना ही है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में कब आया, अक्टूबर 2025, ये आप याद रख लो अगर एग्जैक्ट डेट आपको नहीं याद आ रही है तो। ठीक, अक्टूबर 2025 में आया था। ठीक, कि कहाँ से भारतीय तट में किधर टकराया, तो आंध्र प्रदेश के आसपास। ठीक, आंध्र प्रदेश, ये आप याद रख लो। ठीक, इतनी जानकारी। और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। थाईलैंड में जो थाई भाषा चलती है उसमें इसका नाम सुंदर या सुगंधित फूल होता है। ठीक है, इसका अर्थ, इसका मोथा का अर्थ क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चक्रवात शक्ति मुख्य रूप से कहाँ बना था। आपका प्रश्न ये है कि जो चक्रवात शक्ति है वो मुख्य रूप से कहाँ बना था, तो बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या प्रशांत महासागर में। देखते हैं, आएंगे उत्तर तक, लेकिन उससे पहले हम देख तो लें चक्रवात शक्ति आया कब था। तो चक्रवात शक्ति भी आया था कब, अक्टूबर 2025 में। कब आया था, अक्टूबर 2025 में। अब अक्टूबर 2025 में दो चक्रवात हो गए ना, एक कौन सा था, मोथा, दूसरा शक्ति। अब मोथा कहाँ आया था, मोथा बंगाल की खाड़ी में आया था। शक्ति कहाँ आ रहा है, अरब सागर में। अब अरब सागर में आ रहा है तो किस प्रकार का ये चक्रवात है, तो ये भी उष्णकटिबंधीय ही है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इंडियन ओशन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही आएंगे। क्लियर। तो अब देखो अरब दो आए, अभी तक हमने देखा मोथा आया। ठीक, 2025 में मोथा, मोथा कहाँ आया, मोथा बे ऑफ बंगाल में आया। और अक्टूबर 2025 में एक चक्रवात आ रहा है शक्ति। शक्ति चक्रवात कहाँ आया, तो शक्ति चक्रवात अरेबियन सी में आ रहा है। ठीक, मोथा का नामकरण की अगर मैं बात करूं तो मोथा का नामकरण किसके द्वारा किया गया, थाईलैंड के द्वारा किया गया, थाईलैंड के द्वारा किया गया। अब नामकरण चक्रवात शक्ति का किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखो, शक्ति का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, श्रीलंका के द्वारा। ये आप याद रखोगे, श्रीलंका के द्वारा किया गया।
इसका प्रभाव क्या था, तो महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं और बारिश हुई, विशेष कोई क्षति नहीं हुई। तो अब देखो ये जो मोथा था आंध्र प्रदेश के तट पर इस अपनी विनाशकारी प्रभाव के साथ ये दिखाई देता है, लेकिन जो शक्ति था वो कहता है अभी हम शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात में हल्की फुल्की ये बारिश करके चला जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन ये जो आपका चक्रवात शक्ति है, चक्रवात शक्ति आपको याद रखना है अरब सागर में आया है। और कब आया है, तो अक्टूबर 2025 में आया है, अक्टूबर 2025 में आया है। इसका नामकरण की अगर मैं बात करूं तो इसके नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया। ठीक है, ये कहाँ देखा गया, तो ये अरेबियन सी में अरब सागर में महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में देखा गया। ठीक, महाराष्ट्र और गुजरात मतलब कि अरब सागर या अरेबियन सी। आई होप कि आप सबको अब याद हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। या आप एक बार इस मैप में भी देख सकते हो कि ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है और ये आपका गुजरात वाला एरिया है, ये है अरेबियन सी अरब सागर। तो यहाँ पे आया था चक्रवात शक्ति अक्टूबर 2025 में। ये है बे ऑफ बंगाल आपका, और यहाँ पे है ये आपका आंध्रा। तो इसी तट पे टकराया था मोथा। ठीक, मोथा विजुअलाइज कर लो ताकि एग्जाम हॉल में भूले नहीं। ठीक है, अरेबियन सी बंगाल की खाड़ी, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि पूर्वी तट पे आया था कि पश्चिमी तट पे आया था, है ना। तो एक डायमेंशंस ये भी आपको याद रखना है, पूर्वी तट पश्चिमी तट के नाम से भी पूछ लेगा। तो मोथा पूर्वी तट में आया है और शक्ति पश्चिमी तट में अपनी शक्ति दिखाया है। क्लियर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। फेंगल चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? फेंगल चक्रवात, इसका नामकरण भारत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया। देखते हैं इसके बारे में पहले कुछ जानकारी। तो फेंगल अब देखो कब आया। अब देखो एक चीज देखे आप, 2025 में सिर्फ 2 ही चक्रवात आए हैं, है ना, मोथा और शक्ति। याद करना कितना इजी हो गया। शक्ति एस से है तो श्रीलंका ने नामकरण किया, और था से मोथा में था है तो थाईलैंड ने उसका नामकरण किया। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखो फेंगल के बारे में हम देखते हैं। तो ये 25 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में आया, बंगाल की खाड़ी में आया। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बता दूं कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कभी कोई ये पूछे कि ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं, अरब सागर में या कि बंगाल की खाड़ी में, तो आपके प्रश्न का उत्तर होना चाहिए बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते हैं, अरब सागर में तुलनात्मक रूप से कम चक्रवात आते हैं। अगर दोनों की तुलना की जाए तो तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, विजुअलाइज करके चलना है। ठीक, हम इसका भी देख भी लेंगे प्रमाण, क्योंकि अभी तीसरा देखे, तीसरे में बंगाल की खाड़ी में से दूसरा मिल गया हमें, है ना, 2 मिल गए मतलब। तो चक्रवात फेंगल 25 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 को बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आया। इसके नामकरण की अगर बात करूं तो सऊदी अरेबिया ने इसका नामकरण किया है। किसने किया है? सऊदी अरब ने। ठीक है, अरबी शब्द में फेंगल का अर्थ क्या होता है? तो अरबी शब्द में फेंगल एक अरबी शब्द है, आपको याद रखना है। और फेंगल का अर्थ होता है भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण, भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण। क्लियर। चक्रवात फेंगल बंगाल की खाड़ी में आया है। कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में। नामकरण सऊदी अरेबिया ने किया है। ठीक, सऊदी अरेबिया ने किया है। दिसंबर 2024 में ये आया है। ठीक, 25 नवंबर से। ये पूरा टाइम पीरियड था कि कब उठा, मैच्योर कब हुआ, फिर तट पर कब पहुंचा नुकसान, तो ये पूरी वो डेट है। ठीक है, तो अब देखो गति क्या थी। तो 75 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रहा था। गंभीर चक्रवाती तूफान था ये। ठीक है,
प्रभावित स्थल की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु एवं पुडुचेरी, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी को इसने प्रभावित किया है। ठीक है, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी को इसने प्रभावित किया है। ये देखो, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु यहीं पे है, पुडुचेरी यानी कि ये भी बंगाल की खाड़ी में उठता है, यहाँ पे टकराता है तमिलनाडु पुडुचेरी वाले रीजन में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, तो फेंगल में आपको देखो पहली चीज तो कहाँ आया, बे ऑफ बंगाल में आया, बंगाल की खाड़ी में आया, बंगाल की खाड़ी में आया मतलब उष्णकटिबंधीय है, अरब सागर में आएगा तो भी उष्णकटिबंधीय है। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको। नामकरण किसने किया, सऊदी अरेबिया ने किया। फेंगल का अर्थ क्या है, भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण, ये शायद ही पूछा जाए, है ना। लेकिन किस स्तर को, मतलब किस स्थल को, है ना, किस क्षेत्र को ये अटैक करता है, तो आप याद रखोगे यहीं पे है आपका तमिलनाडु और यहीं पे है पुडुचेरी। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी को ये क्या करता है, पुडुचेरी को मैंने पीसी लिख दिया है, तमिलनाडु को टीएन। तो यहीं पे ये हिट करता है, यहीं पे अपना प्रभाव दिखाता है। प्रभाव क्या हुआ, भारी बारिश हुई, बाढ़ आया, भूस्खलन हुई, है ना। अब देखो एक प्रभाव और आप सुन लो, मैलम गांव, मैलम गांव कहाँ है, तो तमिलनाडु का एक जिला है केवल्लीपुरम, केवल्लीपुरम जिला है, केवल्लीपुरम, केवल्लीपुरम तमिलनाडु में है, जहाँ पे 24 घंटे में 510 मिलीमीटर बारिश हुई। और पुडुचेरी में एक दिन की बात करें अगर, तो एक दिन में, ठीक है, वही चीज है 24 घंटा एक ही दिन, तो एक दिन में 490 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसने 31 अक्टूबर 2004 को बनाए गए 211 मिलीमीटर बारिश के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब देखो मतलब इतना भयंकर था इसका प्रभाव, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये याद रखो चक्रवात फेंगल बंगाल की खाड़ी में आया, सऊदी अरेबिया ने इसका नामकरण किया है, तमिलनाडु और पुडुचेरी को इसने प्रभाव डाला है, इसमें 12 व्यक्तियों की कुल मृत्यु हुई और हजारों बेघर हो गए। आपका प्रश्न ये था कि फेंगल चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सऊदी अरब। ठीक है, ये आता कब है, तो ये आपका 25 नवंबर से 4 दिसंबर ठीक 2024 के आसपास ये आता है। ठीक 25 नवंबर से 4 दिसंबर 2024, ये आप याद रखेंगे। 2024 ये आता कहाँ पे है, मेनली बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आता है। इसका नामकरण हम बता ही चुके हैं कि सऊदी अरेबिया ने किया है। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में। हाँ, ये किस एरिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु और किसको, पुडुचेरी को। क्लियर, तो देखते हैं, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चक्रवात दाना ने भारत के किन तटीय राज्यों को प्रभावित किया था, ऐसे भी तो प्रश्न पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे चक्रवात, एक चक्रवात आया था दाना नाम का, तो चक्रवात दाना ने भारत के किन तटीय राज्यों को प्रभावित किया था। आपका विकल्प है ए तमिलनाडु और केरल, बी गुजरात और महाराष्ट्र, सी ओडिशा और पश्चिम बंगाल, या डी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, देखते हैं आएंगे उत्तर तक, पर पहले डिटेल देखें। तो चक्रवात दाना कब आया, बंगाल की खाड़ी में आया, बंगाल की खाड़ी में आया, है ना। इसकी उत्पत्ति होती है, ये भी 2024 का ही है, अक्टूबर मंथ का है, 22 से लेके 26 अक्टूबर तक। वही बताया कि धीरे धीरे चक्रवात बनना चालू होगा, फिर आगे बढ़ेगा, वो सारी डेट है इसमें, है ना। तो 22 से 26 जनरली आप याद रखोगे 2024 बंगाल की खाड़ी में आया। माफ कीजिएगा। इसके नाम की अगर बात करें तो नाम किसने इसका रखा था, नामकरण किसने किया था, कतर ने नामकरण किया था चक्रवात दाना का। चक्रवात दाना का नामकरण जो कि बंगाल की खाड़ी में ही आया था, तो कतर ने इसका नामकरण किया था। और दाना का अरबी शब्द में अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब उदारता होता है, उदारता, है ना। इसके वायु की गति की बात करूं तो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसने ओडिशा और वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया था, ओडिशा और वेस्ट बंगाल को। तो चक्रवात दाना कहाँ आया, आपको याद रखना है, चक्रवात दाना भी बंगाल की खाड़ी में आता है, बंगाल की खाड़ी में आता है, और ये प्रभावित करता है ये हमारे वेस्ट बंगाल को और ओडिशा को।
ठीक, इसका नामकरण कतर के द्वारा किया जाता है। ये 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2024 के बीच में आता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, ओडिशा में आप याद रखोगे कि किस चीज को प्रभावित कर रहा है, तो ओडिशा में भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह को भी प्रभावित करता है, धामरा बंदरगाह को भी। तो कभी पूछ ले कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को किस चक्रवात ने प्रभावित किया था, आपको याद रखना है दाना। और वहीं पूछ ले कि सुंदरवन और सागर द्वीप जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसे किस चक्रवात ने प्रभावित किया था, तो भी आपको याद रखना है चक्रवात दाना। कब आया था, अक्टूबर 2024 में आया था। कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। किस किस राज्य को प्रभावित किया, तो ओडिशा और वेस्ट बंगाल को। इसका नामकरण किसने किया, नामकरण कतर ने किया। दाना का अर्थ अरबी भाषा में उदारता होता है। देखते हैं हम अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो किस किस राज्य को प्रभावित किया, आपका उत्तर मिल गया, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। देखो, तमिलनाडु और केरल हो क्यों नहीं सकता, क्योंकि केरला जो है आप मैप पे देखोगे तो केरला वेस्टर्न कोस्ट पे है, यानी अरेबियन सी वाले हिस्से में चला जाएगा केरला। ठीक है, केरला ये है, ये कर्नाटका है, तो ये वाले राज्य तो होंगे ही नहीं। अगर बे ऑफ बंगाल में आ रहा है तो अरब सागर में होता तब इनको हिट करता। तो यहां से भी आपको ऐसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, अगर स्टेट का नाम नहीं याद आ रहा है, आपको ये याद है कि बंगाल की खाड़ी में आया था, तो फिर आपको स्टेट के नाम, अब देखो मैं आपको ना सिखाता हूँ एलिमिनेशन मेथड, यहाँ से कैसे हम इजीली एलिमिनेट करके अपने सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारा, चक्रवात दाना। और आपका क्वेश्चन क्या था कि भारत के किन तटीय राज्यों को इसने प्रभावित किया था। हमें क्या पता है, आया कहाँ, ये बे ऑफ बंगाल में आया। ठीक, बंगाल की खाड़ी में दाना चक्रवात आता है, कतर जिसका नामकरण करता है, अक्टूबर 2024 में आता है। ठीक, 22 से 26 अक्टूबर, तो अक्टूबर 2024 आप याद रखोगे। अब प्रभावित किसको किया, तो ओडिशा और वेस्ट बंगाल। अब देखो, बंगाल की खाड़ी में अगर आ रहा है तो तमिलनाडु तो है, पर केरला नहीं है, हट जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र हो ही नहीं सकता, अरब सागर यानी वेस्टर्न तट पे हैं ये, है ना, वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। अब आंध्र प्रदेश, ठीक है, हम मानते हैं बे ऑफ बंगाल साइड है आंध्र, लेकिन क्या कर्नाटका है क्या, नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चक्रवात असना किस भौगोलिक विशेषता के कारण दुर्लभ था, तो 2025 में खाली 2 ही आए हैं, चक्रवात मोथा और शक्ति। चक्रवात असना किस भौगोलिक कारण विशेषता के कारण दुर्लभ था, ऑप्शन ए यह बहुत शक्तिशाली था, ऑप्शन बी इसकी उत्पत्ति भूमि पर हुई थी, फिर यह समुद्र में गया, या ऑप्शन सी यह केवल रात में सक्रिय था, या ऑप्शन डी यह एक प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन था। तो आपको याद रखना है कि जो चक्रवात असना है, चक्रवात असना की उत्पत्ति गुजरात में ही भूमि पर कच्छ के रण पर होती है, इसके बाद धीरे धीरे यह समुद्र की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसके बारे में। चक्रवात असना 25 अगस्त से 2 सितंबर 2024 के मध्य कहाँ आया था, अरेबियन सी में, अरब सागर में। असना अरब सागर में आया था। आप याद रखोगे, चक्रवात असना भौगोलिक दृष्टि से एक दुर्लभ परिघटना है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भौगोलिक रूप से सामान्य समुद्री सतह से बहुत दूर गुजरात की भूमि पर हुई थी। असना की उत्पत्ति गुजरात के भूमि में हुई थी। यहां से आप अंदाजा लगा लोगे कि अरेबियन सी, अरब सागर में यह चक्रवात आया था। क्लियर। अब ये गुजरात की भूमि पर उत्पन्न होता है और भूमि पर उत्पन्न होने के बाद यह चक्रवात अरब सागर की ओर बढ़ता है और वहां जलवाष्प ग्रहण करता है। ठीक है। अब ये पॉइंट मतलब आप ये है कि वर्ष 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में आने वाला यह पहला चक्रवाती तूफान है
ऐसा नहीं है, ये इस प्रकार का कि जमीन से उठ रहा है उसके बाद जल में जा रहा है, इस प्रकार का पहला चक्रवात है इस टाइम ड्यूरेशन का। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद भी नहीं रखना है। चक्रवात असना अरब सागर में आया, गुजरात की भूमि पर उत्पन्न हुआ, फिर अरब सागर में पहुंचा। नामकरण इसका कौन करता है? तो नामकरण इसका पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। असना पाकिस्तान, असना पाकिस्तान, असना पाकिस्तान। भाई एक सिंपल सी चीज और याद रख लो, रटने की आवश्यकता इच नहीं पढ़नी चाहिए आपको, है ना, आवश्यकता आपको पढ़नी ही नहीं चाहिए। गुजरात और ये पूरा पाकिस्तान वाला एरिया है, तो नामकरण या तो इंडिया करेगा या पाकिस्तान करेगा। हमने किया नहीं, मतलब पाकिस्तान ने किया। ठीक, पाकिस्तान ने किया। ये यहाँ पे मान लो गुजरात में मुख्य भूमि में उठा असना, धीरे धीरे हम क्या किए, अरब सागर में पहुंचे, इधर पाकिस्तान साइड भी निकल गए। ठीक है, कुछ पाकिस्तान के हिस्से को भी उस समय नुकसान हुआ था, तो इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है। क्या नाम रखा है? असना। और असना का अर्थ क्या होता है? तो असना का अर्थ होता है स्वीकार किए जाने वाला या प्रशंसा योग्य। प्रभावित स्थलों की अगर मैं बात करूं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अपने भारत में इनको काफी विशेष क्षति हुई थी। ठीक है, कोई विशेष क्षति नहीं हुई थी, ऐसा कहने का मतलब है। तो चक्रवात असना अरब सागर में गुजरात की भूमि में उत्पन्न होता है। मुझे नहीं लगता कि अब आप कभी इसे भूलेंगे। और नामकरण पाकिस्तान के द्वारा इसका किया गया था। इसका उत्तर हम देख ही चुके हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। चक्रवात असना किस भौगोलिक विशेषता के कारण? तो इसको इन्होंने 2 बार कर दिया है। ठीक है, अब ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अरबी भाषा में रेमल का क्या अर्थ है? रेमल भी एक चक्रवात आया था। ठीक है, अब इस रेमल का मतलब क्या है अरबी भाषा में? तो अरबी भाषा में रेमल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए तूफान, ऑप्शन बी रेत, ऑप्शन सी पानी, या ऑप्शन डी सागर। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरबी भाषा में रेमल का अर्थ रेत होता है। अब रेमल जो चक्रवात आया था, तो चक्रवात रेमल वर्ष 2024 में बंगाल की खाड़ी में आने वाला मानसून से पहले, तो कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में आया। रेमल बंगाल, रेमल बंगाल, रेमल बंगाल। तो रेमल 2024 में मानसून से पहले, मानसून से पहले आने वाला, बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला चक्रवात है। चक्रवात रेमल 2024 में ये आया कब था? 24 मई से 28 मई 2024 के आसपास आया था, ये आप याद रखोगे। और बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो नामकरण इसका ओमान के द्वारा किया गया। ओमान के द्वारा, ओमान के द्वारा रेमल ओमान के द्वारा किया गया। और ओमान, ये रेमल जो है एक अरबी शब्द है, और अरबी में रेमल का अर्थ रेत होता है। प्रभावित क्षेत्र जब बे ऑफ बंगाल में आया, तो ये वेस्ट बंगाल, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट को, मतलब ओडिशा से प्रभावित करते हुए ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से पूरा फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को प्रभावित करता हुआ आगे निकल गया। ठीक, तो रेमल आप यहाँ भी देख सकते हैं रेमल को। रेमल, रेमल बे ऑफ बंगाल में मई 2024 में, कब? तो मई 2024 में रेमल बे ऑफ बंगाल में उठता है। यहाँ ओडिशा को प्रभावित करता है, वेस्ट बंगाल को, और धीरे धीरे इस पूरे जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो मई 2024 में रेमल आता है। रेमल का नामकरण ओमान के द्वारा किया जाता है, बंगाल की खाड़ी में आता है। प्रभावित किस किस को करता है? तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पूर्वोत्तर भारत। ये आप याद रखेंगे। रेमल का अर्थ अरबी भाषा में रेत होता है। क्लियर? तो अब देखो 2025 में 2 आए थे, शक्ति और मोथा। उसके बाद 2024 में हमें काफी चक्रवात देखने को मिल गए, है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस यहाँ पे तो हमने उत्तर देख ही लिया था। ठीक, तो अगला प्रश्न है आपका चक्रवात बिपरजॉय। चक्रवात बिपरजॉय कहाँ बना था? चक्रवात बिपरजॉय कहाँ बना था, है ना। ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, या डी प्रशांत महासागर। अब देखो
इसमें ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। ठीक, अब स्पेसिफिकली ये तीनों दे दिया गया है तो ये इनमें से किसी में भी बने, पर इसमें तो बन ही जाएगा, है ना। तो वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, अगर ये दिया है तो इन दोनों को भी दिया है, तो वो तो आयोग के ऊपर है क्या मानेगा, है ना। लेकिन आप ध्यान से देखो कि मुख्यतः हमें इसको अभी साइलेंट मान के चलना है। ठीक, तो देखो चक्रवात बिपरजॉय जो है कहाँ आया, तो ये आया कब, तो सबसे पहली बात तो ये आया था 6 जून 2023 को। कहाँ, अरब सागर में, तो दक्षिण पूर्वी अरब सागर में, दक्षिण पूर्वी अरब सागर में, दक्षिण पूर्वी अरब सागर में आता है। बांग्लादेश इसका बिपरजॉय, बा से बांग्लादेश इसका नामकरण करता है, और बांग्लादेश में बिपरजॉय का अर्थ बंगाली भाषा में इसका क्या है, आपदा या विपदा होता है। ठीक है, ये अत्यंत गंभीर चक्रवात था, लगभग 165 किलोमीटर प्रति घंटे की इसके वायु की स्पीड थी, और अरब सागर में आ रहा है तो गुजरात और राजस्थान वाले एरिया को ये क्या करेगा, हिट करेगा, प्रभावित करेगा। तो जून 2023 में बिपरजॉय आया था, कहाँ आया था, तो बिपरजॉय आया था आपका अरब सागर में। इसका नामकरण किसने किया है, तो इसका नामकरण किसने किया है, आपको रखना है याद, इसका नामकरण अरे ये किसने किया है, बांग्लादेश ने किया। अब आप सोचोगे यहाँ अरब सागर में आ रहा है, फिर इसका नाम बांग्लादेश क्यों किया था नामकरण, तो उस बार एक टर्म होती है जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, देश होते हैं, तो उस बार क्या है, बांग्लादेश का टर्म था नामकरण करने का। ठीक है, तो बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम दिया, जो कि जून 2024 में आता है, इधर हमारे गुजरात और राजस्थान वाले एरिया को हिट करता है, और बिपरजॉय का मतलब आपदा होता है। ठीक है, तो अभी तक हम जितना देख चुके एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो पहला हमने कौन सा देखा था, पहला हमने देखा चक्रवात मोथा। चक्रवात मोथा की अगर मैं बात करूं तो चक्रवात मोथा आप याद रखोगे 2025 में आता है, अक्टूबर मंथ में, बंगाल की खाड़ी में, थाईलैंड इसका नामकरण करता है। फिर हमने 2025 में ही देखा चक्रवात शक्ति। ठीक है, ये अरब सागर में आता है, अक्टूबर 2025 में आता है, और श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। यहाँ पे हमने तुलनात्मक रूप से देखा भी था। तो शक्ति का श्रीलंका, शक्ति श्रीलंका, राम भगवान ने अपनी शक्ति कहाँ जाके दिखाई, श्रीलंका में दिखाई। क्यों, क्योंकि वहाँ रावण अपने को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानता था ना, तो इस वजह से शक्ति श्रीलंका। और मोथा में बड़ा था है लास्ट में, और थाईलैंड का शुरू में, तो मोथा थाईलैंड। ठीक, फिर हम 2024 की ओर बढ़ते हैं, तो 2024 में आपका एक फेंगल नाम का चक्रवात आता है। ठीक, दिसंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, फेंगल एक याद रखते चलना, पहला फेंगल आया दिसंबर 2024 में, सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया। फिर चक्रवात दाना 2024 में ही आता है। ठीक, ये भी अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में आता है, कतर दाना का नामकरण करता है। ठीक है, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो चक्रवात असना अरब सागर में आया। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी कि ये पहले भूमि पर बनता है, गुजरात वाली भूमि पर बना, अगस्त से सितंबर 2024 में आया था, उसके बाद ये अरब सागर में पहुंचा। ठीक, इसका नामकरण की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने असना का नामकरण किया था, फिर ये रिपीटेड हमने देखा ही था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो चक्रवात असना के बाद हमें 2024 में ही रेमल, ठीक है, चक्रवात रेमल देखने को मिलता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में ही आता है, और ओमान इसका नामकरण करता है। तो 2024 में कुल इतने आए, कितने, ये देखो आपके कितने आ गए, चार चक्रवात। दो चक्रवात कहाँ आए, दो चक्रवात आए 2025 में, शक्ति और मोथा। फिर फेंगल हो गया, असना हो गया, रेमल हो गया, ये तीन हुए। और एक आपका कौन सा था, तो एक आपका दाना है। तो ये चार 2024 में आते हैं, और 2023 में एक ही चक्रवात बिपरजॉय आपको देखने को मिलेगा, और बिपरजॉय जून 2023 में अरब सागर में आता है, और बांग्लादेश इसका नामकरण करता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये निर्माण प्लस जो है ऐप हमारा, इसमें ना केवल एमपीपीएससी के बल्कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे कोर्सेस, एफएसओ एसआई सब इसमें हैं। तो रिकॉर्डेड भी है और लाइव भी चल रहे हैं।
MPPSC के भी फाउंडेशन बैच और मेंस या प्रीलिम्स टारगेटेड बैच, सब्जेक्ट टारगेटेड बैच भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस और संजय सर जो आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको याद रखना है हर साल करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड कराते हैं, तो इसी पे इस बार वो अपलोड कर दी गई है। संजय सर स्पेशल के नाम से एक कॉलम है, उस कॉलम में जहाँ जाके आप उसे कर सकते हैं रीड, ठीक है। और अगर आपके पास ये ऐप नहीं है निर्माण प्लस, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको मैं एक जानकारी आगे बढ़ने से पहले और दे दूं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका सपना है DCDSP बनना और वो मल्टीपल टाइम से प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, प्रीलिम्स दे तो रहे हैं मल्टीपल टाइम से पर क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उन ऐसे अभ्यर्थियों के लिए निर्माण IAS के द्वारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेंटरशिप स्टार्ट की गई है, जिसे हमने नाम दिया है 90+ का दम, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो 90+ के दम देखो, इसमें 66 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लाइव डिस्कस किए जाएंगे, जो कि शॉर्टलाइज किए गए हैं श्री संजय गुप्ता सर के द्वारा, और हर वर्ष इसमें प्रश्न पूछे भी जाते हैं। दूसरा है प्रीलिम्स टारगेटेड रिकॉर्डेड कोर्स आपको दहलीज बैच के नाम से दिया जाएगा। लाइव MCQ प्रैक्टिस विथ वास्ट एक्सप्लेनेशन आपको कराई जाएगी, और कंप्लीट प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। और इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए आप इसी निर्माण प्लस यूट्यूब चैनल पे, जहां आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो इस पे जा सकते हैं और वीडियो हमारे पड़े हैं उसको देख सकते हैं। उसके बाद ऐप पे जाके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो समय ना गंवाएं, अगर आपका भी सपना है DC और DSP बनना, तो इसे फटाफट इस कोर्स को आप परचेस कर लें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स के साथ आपको बुक भी मिल जाए प्रीलिम्स की, तो निर्माण की सारी बुक आपको दी जाएगी, लेकिन आपको पे करने होंगे 3999, जिसमें से 3200 रुपये MRP की बुक आपके घर कुरियर की जाएगी, ठीक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बुक तो है, आपको बुक नहीं चाहिए, तो केवल ये कोर्स बस चाहिए, तो आपको पे करने होंगे मात्र 2199, और इस कोर्स में आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी और आपके लगभग 2 साल तक के जो चक्रवातों के तनाव थे वो सारे दूर हो गए। यहीं से याद कर लेना, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।